चंदू की बीवी हद से ज्यादा खूबसूरत थी। ये जानते हुए भी चंदू अपनी बीवी के बजाय पैसों से प्यार करता था। एक दिन उसकी बीवी घर के बाहर बैठी थी, जिसे एक तांत्रिक देखकर उस पर फिदा हो जाता है। इसलिए अगले दिन वो उसके पति चंदू के पास आता है। यहाँ चंदू अपने सारे पैसे जुए में हार चुका था, लेकिन तभी तांत्रिक चंदू के हाथ में एक धागा बांधकर फिर से उसे खेलने के लिए कहता है। लेकिन अब चंदू हारता नहीं बल्कि जीतता ही रहता है, जिससे चंदू बहुत खुश होता है और यहीं पर चंदू और तांत्रिक की दोस्ती हो जाती है। मौका देखकर तांत्रिक चंदू से कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। पैसे से प्यार करने वाला चंदू तांत्रिक की बात मानकर ठीक वैसे ही करता है। चंदू को क्या पता था कि तांत्रिक उससे ये सब करवाकर उससे उसकी बीवी को ही हासिल करना चाहता है। अब रात को जैसे ही तांत्रिक अपना कार्य शुरू करता है, उधर से राजेश्वरी खुद ब खुद चलते हुए तांत्रिक के पास चली आती है। फिर तांत्रिक उसके इस खूबसूरती को देखकर अपना धैर्य खो देता है और राजेश्वरी के साथ रंजोली रति का कार्य कर्म करके यहाँ से भाग जाता है। ये तांत्रिक गांव के सभी औरतों का सुंदरता छीन कर अभी तक जवान रह रहा है और आज इसकी नजर पड़ी है गांव के सबसे सुंदर लड़की रेखा पर। इसलिए आज वो पूरे प्लान के साथ रास्ते में बैठकर रेखा का इंतजार कर रहा था। रेखा जब कॉलेज खत्म करके अपने दोस्तों के साथ घर आ रही थी, तभी उसका पैर एक नींबू पर पड़ जाता है, जिसे इस तांत्रिक ने रास्ते में रखा हुआ था। रेखा को इधर उधर देखने पर उसकी नजर तांत्रिक पर पड़ती है, जो उसी को देख रहा था। लेकिन रेखा बिना कुछ रिएक्ट किए यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तांत्रिक उस नींबू को लेकर शाम को उस नींबू के जरिए वो रेखा को बुलाने लगता है। रेखा जब सो रही थी, तब अचानक उसके पास एक आत्मा आता है, जो रेखा को उसके साथ चलने को कहता है और उसका बाल पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी दादी आवाज लगाती है, जिससे वो रेखा को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन रेखा एक बाबा के पास आती है और उसे उसके साथ हुए सारे कांड बताती है। इसलिए बाबा उसका निदान करता है। इस दौरान तांत्रिक का पूजा असफल हो जाता है। लेकिन अब बाबा रेखा के साथ कुछ और ही करने जा रहा था। रेखा को उसकी गलत इरादे समझ आ जाते हैं और वो तुरंत यहाँ से उठकर चली जाती है। अब रेखा मौली बाबा को उसके साथ हुए सारे कांड बताती है और फिर मौली उसका निदान करता है। लेकिन इस दौरान मौली का मन रेखा के ऊपर बहक जाता है, इसीलिए वो रेखा के साथ कुछ और ही करने जा रहा था। लेकिन रेखा को उसके गलत इरादे समझ आ जाते हैं, इसलिए वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। अगले दिन जब शाम को मौली जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो थोड़ी दूर आगे गया, तब उसने देखा एक खौफनाक औरत अपने चेहरे को ढक कर खड़ी थी। मौली हिम्मत करके उसके पास गया, लेकिन जैसे ही औरत ने उसे अपना चेहरा दिखाया, मौली डर कर यहाँ से भागने लगा। लेकिन ये औरत उसे छोड़ने वाली नहीं थी, उसने मौली को निपटा दिया। इधर तांत्रिक गांव में आकर गांव वालों को रेखा के खिलाफ भड़का रहा था कि गांव में रेखा के पास काला जादू है। इसलिए गांव वाले रेखा को लाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। गांव वालों से तांत्रिक अपना काम आसान करवाकर वो गांव वालों से कहता है, आज रात गांव का कोई भी व्यक्ति इस जगह नहीं आएगा, नहीं तो वो खून की उल्टी करेगा। गांव वालों को भ्रमित करते हुए तांत्रिक यहाँ से चला जाता है और रात को वो खुद यहाँ वापस आता है और रेखा के ऊपर वशीकरण करने लगता है। अब शैलजा की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। इसीलिए रेखा उसके घर आके उसके भाई से कहती है, भाई जरा ध्यान रखना शैलजा रात को कब्रिस्तान जाती है कि नहीं। शैलजा का भाई उससे कहता है, तुम्हें तो पता ही है वो तो इस हालत में चल भी नहीं सकती। धीरे धीरे 11 दिन बीत जाते हैं और 12वें दिन अचानक से शैलजा उठकर कब्रिस्तान जाने लगती है। उसको जाता देखकर उसके भाई को अब एहसास होता है कि रेखा ने सच कहा था। शैलजा का बड़ा और छोटा भाई दोनों अब शैलजा का पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में तेजू इन्हें रोक लेता है और कहता है, अब से जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना है। शैलजा का भाई सर को हिलाते हुए उसे हाँ में जवाब देता है। 16वें दिन शैलजा फिर से कब्रिस्तान आती है, जहाँ पर पहले से ही उसका भाई और बाकी सभी लोग मौजूद थे। इस बार कब्रिस्तान में एक तांत्रिक होता है, जिसने शैलजा पर रात में कब्रिस्तान आने वाला काला जादू किया हुआ था। शैलजा आकर उसके पास बैठ जाती है। तांत्रिक शैलजा से कहता है, तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर मैं पागल हो गया था और इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ वो वाला कार्यक्रम शुरू करूंगा। सही मौके का इंतजार कर रहा शैलजा का भाई जैसे ही तांत्रिक को मारने जाता है, तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। 16वें दिन शैलजा फिर से कब्रिस्तान आती है, जहाँ पर पहले से उसका भाई तेजू और बाकी सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस बार कब्रिस्तान में एक तांत्रिक होता है, जिसने शैलजा पर रात में कब्रिस्तान पर आने वाला काला जादू किया था। शैलजा आकर तांत्रिक के पास बैठ जाती है। तांत्रिक शैलजा से कहता है, तुम्हारे इस खूबसूरती को देखकर मैं तुम पर फिदा हो गया था और अब मैं तुम्हारे साथ वो वाला कार्यक्रम करूंगा जिससे कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सही मौके का इंतजार कर रहा शैलजा का भाई जैसे ही तांत्रिक को मारने चलता है, वैसे ही तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। ये पल शैलजा के भाई को उसे डरा देती है, लेकिन तभी पीछे से तेजू इस तांत्रिक को निपटा देता है और फिर तेजू इस हवन में शुद्ध गंगा जल डालकर उसे बुझाकर शैलजा को सही सलामत बुरी शक्तियों से बचा लेता है। एक दिन जब रेखा अचानक से अपने पिता के सामने आ जाती है, तभी उसका पिता उसे भला बुरा कहने लगता है। दरअसल रेखा को पैदा करते ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, इसलिए रेखा का पिता तब से अब तक हमेशा के लिए रेखा को मनहूस मानता है। रेखा जब कॉलेज गई होती है, तब उसके घर एक भिक्षुक आता है और रेखा के दादी से रेखा के बारे में पूछते हुए उससे कहता है,